हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 का जो टॉपिक मैं आगे लेके चल रहा हूं दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एड्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका मतलब क्या होता है। एक्वायर्ड की मतलब क्या होता है? जिसकी ज़रूरत है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? जिसकी ज़रूरत है। इम्यूनो का मतलब क्या हो गया? प्रतिरक्षा क्षमता। जिस प्रतिरक्षा क्षमता की ज़रूरत है हमको, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब वो घट जाता है, वो आपके बॉडी में कम जाता है, पेशेंट के बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसकी वजह से सिंड्रोम डेवलप होता है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम, है ना। बहुत सारे लक्षण का बहुत सारा सिम्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एड्स। देखो, एड्स कोई डिजीज नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि एड्स डिजीज है। एड्स एक्चुअली में सिम्टम का ग्रुप है। किसकी वजह से पैदा होता है? तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ योर इम्यून सिस्टम। आपके इम्यूनिटी में कुछ कमी आ जाती है, उसकी डिफिशियंसी की वजह से ये सिंड्रोम्स पैदा होता है, ये सिम्टम पैदा होता है। दैट इज कॉल्ड एड्स। और एड्स के जो पेशेंट होते हैं वो जनरली एड्स से नहीं मरते, वो किसी और भी डिजीज से मरते हैं, जिसकी वजह से जब उनका इम्यून सिस्टम फेल करता है तो क्या होता है, कोई और भी बैक्टीरिया जो हमारे सराउंडिंग्स में है वो बॉडी के ऊपर अटैक करता है, और इसकी वजह से पर्सन का डेथ हो जाता है। ठीक, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? आज एड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। एड्स का फुल फॉर्म आपने देख लिया। अगर हम लोग देखें कि ये किस पैथोजन की वजह से होता है, तो देखो, पैथोजन जो एड्स का है काफी बहुत ही मतलब कॉमन पैथोजन माना जाता है, लगभग लोगों को पता है इसके बारे में। दैट इज कॉल्ड HIV। क्या नाम है इसका? HIV, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो, यही इसका फुल फॉर्म है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नाम से भी पता चल रहा है, वैसा वायरस जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करता है, घटाता है। ठीक, बॉडी के किस पार्ट पे इसका एक्ट होता है ना? तो इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट जो है, इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स जो होता है इसमें, वो बेसिकली होता है आपका ब्लड। और ब्लड में भी क्या? तो लिम्फेटिक टिश्यू। और लिम्फेटिक टिश्यू में स्पेशली कौन आ जाएगा? तो T4 सेल्स, हेल्पर सेल जिसको बोलते हैं हम लोग, हेल्पर सेल बोलते हैं हम लोग इसको, या फिर इसी को बोलते हैं CD4 सेल। CD4 सेल्स भी बोलते हैं इसको, सब एक ही है, हेल्पर सेल, CD4 सेल। कभी कभी ये नर्व सेल को भी डैमेज करता है, इवन नर्व सेल भी आ सकते हैं इसमें, नर्व सेल्स भी इसमें इफेक्टेड होता है। ठीक ना? ओके। मैक्रोफैग्स इन्फेक्टेड होता है। मैक्रोफैग्स आपको याद होगा, जो कि टिश्यू सिस्टम में पाया जाता है, मैक्रोफेजेस, वो भी इससे इफेक्टेड होता है। तो बेसिकली यही वह सेल्स हैं जो एड्स या HIV से इन्फेक्टेड होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात कुछ हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, कि इसका हिस्टोरिकल व्यू थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। मतलब कब ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में पता चला था 1981 में USA में। 1981 में USA में सबसे पहले इसके बारे में जानकारी ऑब्टेन हुई थी, और 1983 में इसको सबसे पहले आइसोलेटेड किया गया, मतलब HIV वायरस को आइसोलेटेड किया गया फ्रांस में। 1983 में फ्रांस में इसका आइसोलेशन हुआ, आइसोलेटेड हुआ ये, मतलब एज ए वायरस ये आइसोलेशन हुआ। और 1986 में इसका नेमिंग हुआ। 1986 में
जो ये नोमेनक्लेचर की जो कमेटी है, वायरल नोमेनक्लेचर की कमेटी, उसके द्वारा इसका नेमिंग किया गया। और 1986 में ही चेन्नई में ये इंडिया में आइसोलेटेड किया गया था। इंडिया में सबसे पहला केस आया था इसका 1986 में। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस मतलब फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था चेन्नई में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। ठीक, अगर हम लोग साइंटिस्ट को देखें तो रिचर्ड गैलो जो थे वो सबसे पहले इसको ऑब्टेन किए थे। खैर, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कि अगर हम लोग HIV को देखें तो 2 अलग अलग स्ट्रेन का HIV माना जाता है। एक्चुअली में ये जो HIV है ना, इसके 2 डिफरेंट स्ट्रेन बताए गए, स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2। ये ऑन द बेसिस ऑफ जीन के आधार पे है। एक्चुअली में स्ट्रेन 1 जो होते हैं ना, उसमें 8 जीन ऑब्जर्व किया गया है और इसमें 9 जीन। इसमें कितने जीन से ऑब्जर्व किए गए हैं? 8, और इसमें ऑब्जर्व किया गया है 9 जीन। उसके हिसाब से इसको आइसोलेट किया गया। मतलब 2 टाइप का HIV के बारे में हम लोगों को जानकारी है। HIV 1 स्ट्रेन, HIV 2 स्ट्रेन। HIV 1 स्ट्रेन जो होता है उसमें नंबर ऑफ जीन की संख्या क्या होती है? 8, और HIV 2 स्ट्रेन जो होता है उसमें नंबर ऑफ जीन की संख्या होती है 9। ओके, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये वायरस जो होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाट आर द वेरियस इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस that belong to actually retrovirus. Okay, so स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। मतलब HIV का स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, ये क्या है? रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस मतलब क्या होता है? RNA वायरस। कैसा वायरस है ये? तो RNA वायरस है, और RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो कैसा RNA है भाई? तो एक्चुअली में ये, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया कि RNA वायरस जो होता है इसमें 2 डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है इसके अंदर, सिंगल स्ट्रैंड RNA। ओके, और क्या मिलेगा आपको इसमें? इसमें एंजाइम मिलेगा आपको। रेट्रोवायरस है, एंजाइम मिलेगा, और उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए, आपको ये एंजाइम याद होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो RNA से DNA पैदा करता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA से RNA, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये RNA से DNA को पैदा करने में हेल्प करता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखिए, इसकी इनर एनवेलप को देखिएगा तो इनर कैप्सिड मिलेगा आपको, इनर कैस्पिड जो मिलेगा आपको, इसमें जो कैस्पोमेयर बना हुआ होता है अंदर का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं P24। क्या होता है? P24 बोलते हैं उसको। और आउटर जो इन्वेलप होता है इसका, आउटर इन्वेलप जो आपको मिलेगा दैट इज P18। आउटर क्या मिलेगा? P18। ओके, साथ में क्या मिलेगा? इसका जो कोर होता है, मतलब उसके चारों तरफ का जो लेयरिंग होता है ना, वो एक्चुअली में होस्ट सेल के प्रोटीन से इन्वेलप्ड होता है। ठीक, साथ में इसमें स्पाइक्स मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा? स्पाइक मिलेगा which has receptor for T4 सेल, है ना? T4 सेल से के रिसेप्टर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे स्पाइक्स के रूप में। अगर बेसिक स्ट्रक्चर आप देखना चाहोगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं आपको तो देखिए कुछ इस टाइप का होता है। ये आउटर एनवेलप है, इसमें इस तरह से स्पाइक्स नजर आते हैं, ऐसे स्पाइक्स नजर आएंगे, इस तरह से ऐसे स्पाइक्स नजर आएंगे। इसी स्पाइक्स में आपको मिलेगा रिसेप्टर्स जो मिलेगा ना वो इसी स्पाइक्स में मिलेगा। इसके अंदर में आपको मिलेगा फिर इनर, इसके बाद का जो अंदर का जो इन्वेलप होगा, इस तरह से आपको इसके अंदर एक इन्वेलप मिलेगा। ये इसके अंदर का इन्वेलप है। इसके अंदर एक आपको ये जो है P18 आपको यही देखिए क्या, ये हो गया स्पाइक्स और ये हो गया P18।
और इसके अंदर फिर आपको मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे P24, है ना। इसके अंदर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, P24। इस तरह से देखिए, ये इसके अंदर का जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं P24, ठीक। और P24 के अंदर आपको मिलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आपको मिलेगा और साथ में मिलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यही है एस आरएनए, देख रहे हैं 2 एस आरएनए है और ये है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स आरटी में कर देता हूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इस आरएनए वायरस का, रेट्रोवायरस का, ठीक। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आखिर ये ट्रांसमिट कैसे करता है, हाउ इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम infected cell to another cell or even from surrounding to infected cell, okay। हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके ट्रांसमिशन का। देखो, ट्रांसमिशन का बहुत सारा मोड होता है बेसिकली, लेकिन अगर हम लोग ट्रांसमिशन का मोड देखेंगे ना, तो बेसिक ट्रांसमिशन का जो मोड मेरा होगा ना, वो होगा आपका बॉडी फ्लूइड। एक्चुअली में ये बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट करता है। क्या है? बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड में क्या क्या आ सकता है? देखिए, आपका ब्लड आ सकता है, इन्फेक्टेड अगर ब्लड है तो आ सकता है। सेरम आ सकता है, इन्फेक्टेड सेरम से ये ट्रांसमिट कर सकता है ना। सेरम का बहुत सारा मोड हो सकता है उसके थ्रू, तो इन्फेक्टेड सेरम हो सकता है, सेमेन हो सकता है, सेमेन से ट्रांसमिशन होगा, है ना। साथ में इसका ट्रांसमिशन का जो मोड होता है वो आपका हो सकता है क्या, तो प्लासेंटा से हो सकता है, मिल्क से हो सकता है, मतलब इन्फेक्टेड मदर से प्लासेंटा से ट्रांसमिशन हो सकता है, मिल्क से ट्रांसमिशन हो सकता है। यही बॉडी फ्लूइड मेन रूप से अगर ट्रांसमिट करे किसी भी मोड से, जैसे मान लो ट्रांसप्लांटेशन से, ब्लड का ट्रांसप्लांटेशन से ये हो सकता है, अनसेफ ट्रांसप्लांटेशन अगर हो, मान लो सेरम है तो फिर सर्जिकल एपरेटस आ गया, सर्जिकल एपरेटस से इसका हो सकता है, सिरिंज से हो सकता है, रेजर से भी हो सकता है ये, है ना, रेजर से भी ये ट्रांसमिट कर सकता है। सेमेन जो है, तो सेमेन में क्या होता है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो उसके सेमेन के थ्रू किसी पर्सन में, या फिर फीमेल के जो ये है, मतलब क्या कह सकते हैं, जेनाइटल फ्लूइड जो होता है उसके थ्रू ये आ सकता है ना। तो इन्फेक्टेड पर्सन से सेमेन के थ्रू ट्रांसफर कर सकता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ओके। प्लासेंटा से, मदर से जा सकता है फीटस में, है ना, और मिल्क से भी जा सकता है मदर से इन्फेंट्स में, ओके। तो ये सब अलग अलग मोड हो सकता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात एक और ध्यान देना है कि इसका ट्रांसमिशन किससे नहीं होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ नॉट ट्रांसमिशन, मतलब इसका ट्रांसमिशन कैसे नहीं होता है, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। तो इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो देखिए मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है, मॉस्किटो बाइट से नहीं होता है ये ट्रांसमिटेड, ओके। हगिंग से ट्रांसमिटेड नहीं होगा, किसिंग से ट्रांसमिटेड नहीं होगा, शेयर मिल, है ना, हैंड शेकिंग, ओके, ठीक ना, ये सबसे जनरली ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके इंक्यूबेशन पीरियड का। इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, तो देखिए इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 3 to 10 ईयर्स तक हो सकता है इसका। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? लगभग 3 to 10 ईयर्स। नाउ हाउ वी कैन डायग्नोज एड्स, एड्स को डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम लोग? तो इसके डायग्नोसिस के लिए आप एलिसा करवा सकते हो, एलिसा टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट हो सकता है इसमें, एंटीबॉडीज का टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट किसके लिए होता है? तो एंटीबॉडीज के लिए, ठीक ना, क्योंकि एंटीबॉडीज एक्टिवेट जो होता है उसको आप टेस्ट कर सकते हो वेस्टर्न ब्लॉट से, ठीक है।
तो ये सब अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं जो एड्स से रिलेटेड होते हैं, जिसके थ्रू एड्स का कंफर्मेशन किया जाता है। क्लियर? तो आपको ध्यान देने की बात क्या है, हाउ डज इट ट्रांसमिटेड एंड हाउ डज इट नॉट ट्रांसमिटेड, इंक्यूबेशन पीरियड और डायग्नोसिस। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ डज इट मल्टीप्लाई इन आवर बॉडी और इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। ओके, मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे बॉडी में या पेशेंट के बॉडी में ये कैसे मल्टीप्लाई करता है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग देखें तो मैंने आपको बताया कि इसमें आरएनए वायरस, आरएनए वायरस है, रेट्रोवायरस है। सबसे पहले क्या करता है, अटैच करता है होस्ट के सेल पे। होस्ट का सेल क्या है भाई, तो ये CD4 हो सकता है, T4 सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, मैक्रोफेजेस हो सकता है, नर्व सेल हो सकता है ना। तो या तो CD4 सेल्स या फिर मैक्रोफेजेस या फिर नर्व सेल, ये सब क्या है, ये सब होस्ट सेल है। तो होस्ट सेल के ऊपर सबसे पहले ये अटैच करता है ना, अटैच ओवर होस्ट सेल। ठीक, होस्ट सेल के ऊपर जैसे ही अटैच करेगा, क्योंकि उसके जो स्पाइक्स होते हैं उसमें वो सेंसर्स अवेलेबल होते हैं, उसमें वो रिसेप्टर्स अवेलेबल होते हैं जो इसके ऊपर अटैचमेंट में उसको हेल्प करता है। अब होस्ट सेल के अंदर जैसे ही जाएगा तो इसका एक्टिव हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए जो होगा वो इमर्स कर देगा होस्ट सेल के अंदर। तो आरएनए इंजेक्टेड along with रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए के साथ वो क्या हो जाएगा, होस्ट सेल के अंदर आ जाएगा। होस्ट सेल के अंदर आ गया। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, उस आरएनए को कन्वर्ट कर देगा डीएनए में, वाइरल डीएनए में। तो ये जो आरएनए है ना, जीनोमिक आरएनए, ये जीनोमिक आरएनए इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, मैं आरटी लिख रहा हूं उसको, इसकी वजह से वो वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर जाएगा। अब ये वायरल डीएनए क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा होस्ट के डीएनए के साथ, इनकॉर्पोरेट विथ होस्ट डीएनए। ये होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा और होस्ट डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करके फिर क्या करेगा, ये वायरल आरएनए बनाना शुरू कर देगा, ये जीनोमिक आरएनए बनाना शुरू कर देगा, है ना। तो क्या करेगा, प्रोड्यूस जीनोमिक आरएनए, और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी, और साथ में प्रोड्यूस करेगा आपका ये जो प्रोटीन है, वायरल प्रोटीन। ये सारा चीज का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। कौन सा, जो आरएनए है, जो डीएनए जो है, वो जो वायरल डीएनए जो बन गया वो ऐसा काम करना शुरू कर देगा, इनकॉर्पोरेटेड विद होस्ट सेल। फाइनली ये सब एसोसिएट करेगा, ये सब जो होगा एक दूसरे से क्या कर जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा, और एसोसिएट करके फिर से वायरस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सब क्या कर जाएगा, एसोसिएटेड टू फॉर्म वायरस, ये वायरस बना देगा, है ना। अच्छा, जो वायरल डीएनए बनेगा ना, इसको प्रोटोवायरस बोला जाता है, इसको प्रोवायरस भी बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड प्रोवायरस। ठीक, तो प्रोवायरस से एसोसिएट कर जाएगा, मतलब ये इस तरह से बना करके एसोसिएट कर जाएगा, और एसोसिएट करके ये फिर से इन्फेक्ट करेगा किसको, होस्ट सेल को। तो इस तरह से ये क्या करता है, अपना साइकिल जो है वो नए सेल को डैमेज करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, T4 सेल, माइक्रोफेज, ये सबको क्या करेगा, रिड्यूस करना शुरू करता है। तो रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, सिम्टम शुरू हो जाएगा। जैसे ही रिड्यूस होगा तो क्या होगा, सिम्टम शुरू हो जाएगा, तो सिम्टम डेवलप करना शुरू करेगा। ठीक, तो हम लोग अब क्या देखेंगे, सिम्टम्स, है ना।
सिम्टम्स। अब देखिए इसका सिम्टम क्या है। जैसे ही आपका T4 सेल डैमेज होगा तो सबसे पहले तो क्या होता है, इसका कुछ बेसिक सिम्टम शुरू हो जाएगा। बेसिक सिम्टम जैसे क्या होता है, जैसे वेट लॉस। अब देखो इस वेट लॉस की वजह से ही ना इसको हम लोग बोलते हैं स्लिम डिजीजेस। क्या बोलते हैं? स्लिम डिजीज बोला जाता है एड्स को। ये याद रखना है आपको कि एड्स को बोला जाता है स्लिम डिजीज। क्यों? क्योंकि इसमें वेट का लॉस होता है, वेट की लॉस की वजह से ही इसको स्लिम डिजीज बोलते हैं। अब क्या होगा, इसके अलावा आपको अल्सर डेवलप कर सकता है, रैशेस डेवलप करेंगे, है ना। जनरली निमोनिया से, डायरिया, सबसे पहले तो मैं लिख दूं डायरिया डेवलप होता है, निमोनिया डेवलप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन आ चुका है कि जनरली वायरल जो इन्फेक्शन होता है, मतलब जो एड्स के जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं उनको कौन सा डिजीज होता है, तो प्राय उनको निमोनिया होता है। और फाइनली ट्यूबरक्लोसिस का भी डेवलपमेंट हो सकता है, इसमें ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है उनको। निमोनिया और मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, क्योंकि फर्स्ट इन्फेक्शन जो होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही होता है, ठीक। उसके अलावा फिर और क्या हो सकता है, तो स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो सकता है, ओके। नाइट स्वेटनिंग हो सकता है। और क्या भाई, तो माइल्ड फीवर इंपॉर्टेंट है इसमें। निमोनिया मैंने बता ही दिया, ट्यूबरक्लोसिस बता ही दिया, माइल्ड फीवर हो गया, यही सब ETC में कर देता हूँ, ठीक ना। तो ये सब वेरियस टाइप के सिम्टम डेवलप होते हैं एड्स के पेशेंट में, ठीक। और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि लॉस ऑफ इम्यूनिटी है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो इसकी वजह से पेशेंट को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो ये हम लोगों ने समझा एड्स के बारे में। अब इसी से रिलेटेड एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज ARC। इसको हम लोग बोलते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको माइल्ड एड्स बोला जाता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो लोग ARC से इफेक्टेड होते हैं ना, उनमें एड्स होने का चांस ज्यादा होता है। एड्स नहीं है, बट उसी से रिलेटेड कुछ सिम्टम आना डेवलप मतलब शुरू हो जाता है। जैसे इस टाइप का कुछ कुछ सिम्टम बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना, वो प्रायः एड्स से इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, ओके। अब मैं आपको बता दूं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आपको मैं दे दूं कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो 1 जुलाई वर्ल्ड एड्स डे, सॉरी 1 दिसंबर कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने नाम सुना होगा NARI का, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। NARI ये आपको अवेलेबल है पुणे में। क्या नाम है? नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। आपने नाको का नाम सुना होगा, NACO, है ना। तो ये क्या है भाई? तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वर्ल्ड एड्स कैपिटल किसको बोला जाता है? वर्ल्ड एड्स कैपिटल ये बोला जाता है साउथ अफ्रीका को। ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है एड्स से रिलेटेड। अच्छा, एड्स का ट्रीटमेंट क्या है? दैट इज AZT। ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन है AZT, एजिडोथाइमिडीन। क्या बोलते हैं? एजिडोथाइमिडीन। ऐसे एक नया रिसर्च चला है जिसमें कि ग्रीन कॉफ़ी सीड्स जो होते हैं ना, ग्रीन कॉफ़ी सीड्स से भी कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो भी एड्स के ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रीन
कॉफ़ी बीन्स एक्सट्रैक्ट, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी एड्स के ट्रीटमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, एड्स और उससे रिलेटेड वेरियस इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने रखा। आई थिंक ये सारा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। ये सारे टॉपिक को आप वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर सकते हो, आप नोट्स बनाइए उसका, और इससे रिलेटेड और भी अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको होता है, चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप हमारे कमेंट डाल सकते हैं आप हमको, या फिर आप हमको फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।